हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है कि एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। कोई भोज्य पदार्थ है, उसमें 80 मात्रक क्या होना चाहिए, विटामिन ए, और 100 मात्रक उसमें खनिज होना चाहिए। दो प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध हैं। दो तरह के भोज्य हैं, F1 और F2। एक है F1 और दूसरा है F2। भोज्य F1 की लागत 4 रुपये प्रति इकाई और F2 की लागत 5 रुपये प्रति इकाई है, यानी कि प्रति यूनिट, अब जो भी है इकाई, प्रति यूनिट 4 रुपये लगता है F1 के लिए और 5 रुपये प्रति यूनिट लगता है F2 के लिए। भोज्य F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज है। अच्छा, कम से कम भोज्य F1 में 3 मात्रक रहना चाहिए विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज। F2 के प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज है। इसको एक रैखिक प्रोग्रामर समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए। अच्छा, उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें इन दोनों भोज्यों का मिश्रण है और उसमें न्यूनतम पोषक तत्व हैं। अच्छा, न्यूनतम पोषक तत्व होना चाहिए और न्यूनतम लागत, हमें मिनिमम जो लागत लगे इसके लिए वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दो प्रकार के भोज्य F1 और F2 है और उनमें दो तरह की हमें विटामिन, एक ए है और दूसरा खनिज है। दो तरह के पोषक तत्व उसमें मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग ये काम करते हैं। मान हमें कितने कितने लेने होंगे ये हमें पहले लिखना होगा। मान भोज्य पदार्थ में x इकाई भोज्य F1 और y इकाई, क्योंकि यहाँ केजी में बात नहीं हो रही है, y इकाई भोज्य F2 है। ठीक है, F1 कितना यूनिट है, x, और F2 जो है y यूनिट है। अब इसके बाद हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, 4 रो और 4 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आएंगे 4 ये आपके रो हो जाएंगे और 4 हम लोग इसी में कॉलम भी ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ लिखते हैं विटामिन ए है और क्या है, खनिज है। दोनों इकाई में दिया है ना, तो इसमें लिख देते हैं इकाई में, इसमें भी इकाई में। ठीक है, यहाँ पे भोज्य F1 और यहाँ पे भोज्य F2 को ले देते हैं। ठीक है, अच्छा, और कितनी कितनी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता इसमें लिख देते हैं। ठीक है, और इधर हम लोग ले लेंगे मूल्य जो लग रहा है, खर्च जो लग रहा है उनको खरीदने के लिए, उसके लिए मूल्य प्रति मात्रक। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक ए और 100 मात्रक और खनिज होना चाहिए। 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। तो अधिकतम एक भोज्य में कितना, 80 मात्रक विटामिन ए है ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 80 मात्रक कम से कम कराना, यानी कि इससे ज्यादा, कम से कम 80 मात्रक होगा और 80 से ज्यादा भी हो सकता है। और खनिज जो है कम से कम 100 मात्रक, तो 100 मात्रक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, 100 मात्रक, कम से कम 100 मात्रक का है, तो हमने दिखा दिया।
अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, F1 की लागत 4 रुपये प्रति इकाई है ना, और F2 की 6 रुपये 5 रुपये प्रति इकाई, F2 की 5 रुपये प्रति इकाई है। अब देखिए इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भोज F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज, 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज। अच्छा, और F2 में 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज। हो गया, चार्ट हमारा पूरा हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यूनतम निकालना है, इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूनतमीकरण करने के लिए मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ जेड इक्वल टू में क्या ले लेंगे, तो 4x, क्योंकि x इकाई है आपका भोज F1 और जिसमें मूल्य है प्रति इकाई का 4 रुपये, और यहाँ प्लस में 5y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि y इकाई है F2 और प्रति इकाई का मूल्य है 5 रुपये। ठीक है, तो हमने 4x प्लस 5y यहाँ पे एक ले लिया क्या, तो ये ले लिया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ पर इनसे और इनसे विटामिन और खनिज से हम लोग 2 समीकरण प्राप्त करेंगे। तो देखिए 3x, देखिए x इकाई भोज F1 में हम लोग देख रहे हैं प्रति इकाई में कितना है विटामिन, तो 3 इकाई है, 3 यूनिट है, 3 इकाई है, तो x इकाई हम लोग लिए हैं तो उसमें 3x हो जाएगा प्लस का 6y, और अधिकतम जो होगा अधिकतम से अधिकतम में हो सकता है विटामिन ए की मात्रा इनमें, लेकिन कम से कम 80 होना चाहिए, तो कम से कम 80 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा यहाँ से उसी तरह से 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, कम से कम 100 यूनिट होना चाहिए, 100 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ऋणोत्तर व्यवरोध भी लेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो भोज x इकाई और y इकाई लिए गए हैं ये माइनस में तो नहीं होंगे, या तो नहीं लेंगे या तो 0 से अधिक लेंगे, यही ना करेंगे। चलिए अब इसको हम लोग इसका ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते बनाते हैं। पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर, ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस का 6y इक्वल टू में 80 और 4x प्लस का 3y इक्वल टू में 100। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इनका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 चार्ट बना लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं x y, देखिए x का यहाँ पे 0 रखेंगे, x का 0 रखेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में, तो क्या जाएगा 40/3 आ जाएगा ना जी, भाग करेंगे तो। ठीक है, ये 40/3 यानी कि हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग पॉइंट में भी दे सकते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा 13 समथिंग हो जाएगा। चलिए y का 0 रखते हैं तो ये जाएगा भाग में, तो 80/3 आ जाएगा x का। चलिए x का 0 रखते हैं तो y का 100/3, ठीक है, और y 0 रखते हैं तो x का 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अब हम लोग यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग y एक्सिस। चलिए देखिए अब इसके बाद यहाँ x, इधर x डैश, इस पर y ले लेते हैं और यहाँ पर y डैश ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45 और ये 50। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ। 0 और 40/3, तो ये आपका 13 दशमलव समथिंग होगा ना, 13.3 के आसपास। तो 5, 10, 11, 12 और यहाँ 13.3 ही होगा। 0,40/3। दूसरा देखिए 80/3 और 0, तो इसमें से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? तो ये आपका हो जाएगा 26.6 के आसपास। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये ना हो रहा है। तो ये रहा आपका 25 और 26 है ना जी, 26.6 के आसपास होगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 80/3 और 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करेंगे तो रेखा कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये ना हो जाएगा। चलिए और इसका समीकरण यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका समीकरण है आपके पास 3x + 6y = 80, 3x + 6y = 80। दूसरा 0 और 100/3, तो 100/3 तो 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो आपका हो जाएगा 33.3 के आसपास। ठीक है, 33.3 के आसपास होगा। तो यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 33.3 यहाँ हो जाएगा। 0,100/3, फिर है 25,0, तो 5, 10, 15, 20, 25, ये हो जाएगा 25,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर हम लोग रेखा खींचेंगे यहाँ पर, तो यह रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पर समीकरण दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए इसका समीकरण भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है देखिए 4x + 3y = 100। चलिए अब असमीकाओं को चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर 0, 0 पर असमीकाएं, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 × 0 + 6 × 0 = 80। तो यहाँ से 0 ग्रेटर है 80 से, असत्य है ना, असत्य है। चलिए अब देखिए दूसरे वाले के लिए चलते हैं। दूसरे वाले के लिए इसमें रखते हैं, यहाँ रखते क्या 4 × 0 + 3 × 0 = 100। तो क्या 0 ग्रेटर है 100 से या इक्वल है, ये भी असत्य है। तो दोनों असत्य हो रहा है, यानी दोनों के बाहर। तो दोनों के बाहर वाले क्षेत्र की बात करें तो इधर वाला हो जाएगा क्षेत्र, है ना। तो इधर वाला ये क्षेत्र आपका हल क्षेत्र हो जाएगा, यही वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कोणीय बिंदु कौन कौन से मिलेंगे, वैसे तो ये हल क्षेत्र आपका बहुभुज नहीं बन रहा है, तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, एक यहाँ ए है, ये प्रतिच्छेद बिंदु एक हो जाएगा, यहाँ पर बी, इसका निर्देशांक हमें अभी निकालना होगा, और एक यहाँ पर ये हो जाएगा सी। ठीक है, इस बी का निर्देशांक निकालने के लिए दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, आप एक काम करो, इस समीकरण में ना 2 से गुना करो, तो 8x + 6y = 200, और यह है आपका 3x + 6y = 80। यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर 5x, ठीक है, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 120, इसको ले जाएंगे भाग में तो 24 आ जाएगा, x का मान 24, x का मान 24 आप किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, इसी में रख दो, 3x + 6y = 80 दिया है ना, इसी में 3 × 24 प्लस में 6y = 0 = 80। 24 दिया 72 को उधर घटाएंगे तो 6y = 72 में 80 में से 72 गया तो 8 ना आ जाएगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 4/3।
4/3। तो हो गया बी का निर्देशांक क्या चीज 24,4/3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है तथा इसके कोणीय बिंदु कौन कौन से कोणीय बिंदु ए 25,0 बी 24,4/3 तथा सी 0,100/3 है। कोने बिंदु ये है। अब देखते हैं जब ये हल क्षेत्र बहुभुज नहीं बन रहा है तो क्या जो यहाँ से मान निकलेगा न्यूनतम वो क्या सही में न्यूनतम होगा कि नहीं, इसका भी जांच करना होगा हमें यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू का हमें जांच करना होगा ना जी। चलिए देखिए, अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। 5 हमने कॉलम ले लिए हैं। अब देखिए इसके बाद इसको ऐसे खींच देते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास कोणीय बिंदु दिए हैं। कोणीय बिंदु ऐसे तो 3 ही इसमें है ना बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। और z इक्वल टू में क्या दिया था 4x प्लस का 5y, ये ना था z इक्वल टू में 4x प्लस का 5y। चलिए अब इसमें रखते हैं कोणीय बिंदु जो दिए हैं 25,0 24,4/3 और फिर है 0,100/3। चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो 25 में 4 से गुना हो जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। इसमें से गुना करें तो 24 चौका 96, ठीक है। और आपका आ जाएगा प्लस में 5 चौका 20/3। एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी, तो 46 और गुना 3 सॉरी 96 और गुना में यहाँ पर हो जाएगा 3, तो गुना करेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 288 और प्लस में 20। ठीक है, 288 में आप 20 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 308 और 308 और बट्टा में 3, 308/3। तो इसको दशमलव में करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 102, 308/3 लिख दो या फिर 102.66। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। इसको रखेंगे तो 4 गुना 0 और प्लस में 5 गुना में 100/3, तो यहाँ हो जाएगा 500/3 ना, 500/3। तो 500 में 3 से भाग करेंगे तो 166.66। तो इसको आप 500/3 लिख दो, 500/3 और बराबर में 166.67। तो हमें न्यूनतम के लिए बात करें तो न्यूनतम यही ना हो जाएगा, मिनिमम यही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें 100 मिनिमम मिल रहा है, तो मिनिमम ये है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि हल क्षेत्र एक बहुभुज नहीं है, अतः z इक्वल टू 100 न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग इसका जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, तो जो दिया है 4x प्लस का 5y, अच्छा मिनिमम के लिए कह रहा है तो मिनिमम के लिए लेस देन यहाँ पे लगाएंगे और 100। अब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे और देखेंगे कि हल क्षेत्र से होकर जा रहा है कि नहीं। तो पहले लिखेंगे दिए गए रैखिक असमीका को रैखिक समीकरण में बदलने पर तो हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू में 100। ठीक है, अब इसका यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे कहाँ से जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं x y, x का 0 रखेंगे तो y का 20 आ जाएगा, y का 0 रखेंगे तो x का 25 आ जाएगा। तो 0 20 और 25 0, 0 20 और 25 0, 0 20 कहाँ होगा, तो 5 10
15 और ये 20, 0 20 और 0 20 हो गया, और फिर आपका है 25 0, तो 5 10 15 20 25 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी यहाँ से कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉटेड रखेंगे, ध्यान रखना ये जो रेखा खींचेंगे ये डॉटेड खींचेंगे, क्योंकि सिर्फ लेस देन है, इक्वल नहीं था। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यह रेखा हल क्षेत्र में एक भी बिंदु से उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि इसका आरेख हल क्षेत्र से नहीं होकर जा रहा है, नहीं होकर जा रहा है, एक भी बिजनेस बिंदु नहीं मिले, इसलिए z = 100 न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि भोज्य जो था आपका, भोज्य क्या था जी? तो आपका देख रहे थे भोज्य था आपका जो ए प्रकार का था, F1 प्रकार का था, F1 और F2 था ना जी। तो भोज F1 जो होगा 25 इकाई और भोज F2 जो होगा 0 इकाई होगा, है कि नहीं? तो लिख सकते हैं भोज F1 25 इकाई तथा भोज F2 0 इकाई होगा, 0 इकाई होगा। देखिए आपके बुक में जो आंसर दिया है उसके हिसाब से अगर चलोगे तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना होगा। आपको चेंज क्या करना होगा, यहाँ पे 4 रुपये प्रति मात्रक F1 का लग रहा था और 5 रुपये प्रति मात्रक F2 के लिए, तो 5 की जगह 6 करोगे ना तो आपके बुक में जो सेम आंसर आ रहा है वो मिलेगा, और नहीं तो हम लोग जो बना रहे हैं वो मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर यही आप 5 की जगह यहाँ 6 कर दोगे, आप आंसर में देखना होगा 4x + 6 बाई दिया होगा तो वो आ जाएगा, और नहीं तो ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना है इसको। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।